हे गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज भाई मसाला तो है कहीं ना कहीं, बट सारे आज के एपिसोड में ना हम लोग बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स को छोड़ने वाले हैं। और तीनों में एक चीज़ कॉमन है और तीनों ही रियल मैड्रिड लेजेंड है। भाई मॉड्रिच की बात करने वाले, हम कासिमिरो की बात करने वाले, वरान की बात करने वाले, एंड एब्सोल्युटली बेटर हो गया की बात करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भाई यहाँ पर रियल मैड्रिड से। अभी ला लीगा का सेलिब्रेशन यहाँ पर हुआ है और ला लीगा सेलिब्रेशन में मैंने तुमको ऑब्वियसली यहाँ पर फुटबॉल डेली में बताया था किस तरीके से भाई रियल मैड्रिड की पूरा फैन बेस चिल्ला रहा था टोनी क्रूस और लुका मॉड्रिच के कि भाई तुमको रुकना है, तुमको रुकना है। और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मोटिवेशन और ये हिंट सब मिलने लग गया कि भाई रियल मैड्रिड और लुका मॉड्रिच अब कहीं ना कहीं यहाँ पर डेफिनेटली एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर सकते हैं, क्योंकि जो पूरे सीजन से हम सुनते हुए आ रहे थे ना कि मॉड्रिच, अब वो पीआर था क्या था पता नहीं, वो कितना सच था कितना नहीं था अब कह नहीं सकते, बट ये खबर हमको मिल रही थी और हमने इस पर बहुत बार डिस्कस करी है तुमने और मैंने कि मॉड्रिच को यहाँ पर गेम टाइम से प्रॉब्लम है। लेकिन कार्लो एंसेलोटी एंड ऑफ कोर्स ही इज दैट्स व्हाई इज द गोट मैनेजर कि भाई उसने यहाँ पर इस चीज को बखूबी से और बड़ी खूबसूरती से सहजता से संभाला कि भाई यहाँ पर कैसे मॉड्रिच को खुश भी रखा जाए एंड एट द सेम टाइम वो स्क्वाड बैलेंस और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था यहाँ पर। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर अब जो शॉकिंग चीज आ रही है वो ये है कि भाई लुका मॉड्रिच जहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहता है और ना ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहता है बल्कि वो सैलरी भी कम लेने के लिए तैयार है, रियल मैड्रिड उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करने वाली, उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं देगी। एंड एट दिस पॉइंट कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड में एक फिर से वो दौर आ चुका है, फिर से वो वक्त आ चुका है जहां पर वो इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ हो रहे हैं। इमोशनल इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितनी भी अभी तक मैं रिपोर्ट्स पढ़ चुका हूँ, चाहे मुंडो डेपोर्टिवो की बात करें, चाहे यहाँ पर एल मुंडो की बात करें, चाहे यहाँ पर रेलवो की बात करें, सारे स्पेनिश रिपोर्ट इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि रियल मैड्रिड सबसे बड़ा, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा यहाँ पर फेयरवेल देने जा रही है लुका मॉड्रिच को। उसको हर एक तरीके से एक ऐसा ट्रिब्यूट देने का प्लान है जो कि डेफिनेटली लुका मॉड्रिच के स्टेटस को, उसके कंट्रीब्यूशन को जस्टिफाई कर सके। बट प्रैक्टिकल वो इसलिए इस चीज़ पे हो रहे हैं कि रियल मैड्रिड यहाँ पर डेफिनेटली अब यंग प्लेयर्स को पुश करना चाहती है रादर देन लुका मॉड्रिच को रोक कर वो बाकी के यंग प्लेयर्स को थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टॉल पर रखे हैं। और इसमें जो सबसे शॉकिंग नेम आ रहा है वो है आर्दा गुलर का भाई। एंड ऑफ कोर्स अभी बात करेंगे उसके चांद सितारे पे भी, लेकिन आर्दा गुलर को यहाँ पर देखा जा रहा है कि वो लुका मॉड्रिच ने जो करा वो उसको आगे सक्सीड कर सकता है, उस लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है। इसका स्पेसिफिकली नाम आर्दा गुलर लिया जा रहा है हर एक रिपोर्ट में। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर दो रियल मैड्रिड के लेजेंड और छोड़ रहे हैं, बट रियल मैड्रिड को नहीं बल्कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को। यहाँ पर वरान के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली यहाँ पर खबर हमको मिल ही रही थी, लेकिन अब वरान ने खुद ही सोशल मीडिया पे इसको कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ने वाला है। आ रहा था ऑलमोस्ट यहाँ पर सबको दिख रहा था, बस अब यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल वरान के लिए भी है। ऑब्वियसली यूनाइटेड का फैन बेस भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे को लगता है कि यूनाइटेड ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। उसके पीछे मैं तुमको रीज़न बताता हूँ। देखो टेन हैग जिस तरीके से फुटबॉल खेलता है और जिस तरीके से फुटबॉल खिलाना चाहता है वो, अब वो होता है कि नहीं होता दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन टेन हैग जिस तरीके से अपने स्क्वाड को पर्टिकुलरली डिफेंस लाइन को फुटबॉल खिलाना चाहता है, वरान उसमें फिट नहीं होता। और अगर फिट भी होता है तो उसका पैकिंग ऑर्डर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है। ऐसे में यहाँ पर वरान के पास ऑब्वियसली यूरोपियन फुटबॉल अभी भी बचा हुआ है, लेकिन अगर चाहे तो ऑब्वियसली यहाँ पर पैसों की कोई कमी थोड़ी है सऊदी पे और MLS पे, तो वो वहाँ भी जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर वरान का जो ऑन बॉल पोजिशन वाला प्ले है ना, वो एक तरीके से थोड़ा वीक पॉइंट है। और ऐसे में यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड अब उससे मूव ऑन करना चाहती है। एंड द फैक्ट कि यहाँ पर लेनी योरो रियल मैड्रिड अब नहीं आ रहा है, तो यूनाइटेड के पास एक अच्छा चांस है कि वो लेनी योरो जैसे प्लेयर को लेके आ सकते हैं या फिर किसी और सेंटर बैक को वो यहाँ पर लेके आ सकते हैं, जो कि शायद से पहली साइनिंग होगी रैटक्लिफ एरा की। इसी के साथ कासिमिरो के रिगार्डिंग भी यहाँ पर आ रहा है। और इस समय कासिमिरो के रिगार्डिंग थोड़ा सा कह सकते हो कि हमको और डिटेल मिली है कि कासिमिरो को लेके भाई सऊदी अरेबिया यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टेड है। और जब कासिमिरो और सऊदी का नाम सुनता हूँ तो मेरे को अल नसर के अलावा कोई और बेस्ट सूटेबल जगह नहीं दिखती। देखो बेंजीमा वगैरह ठीक है, लेकिन अगर सऊदी डेफिनेटली यहाँ पर कासिमिरो और रोनाल्डो को एक सीजन के लिए रीयूनाइट नहीं कर रहा ना, तो उनको फिर पता ही नहीं है कि आई बॉल्स और अट्रैक्शन चाहिए कैसे। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं बायस्ड हो रहा हूँ और मैं यहाँ पर बाकी सारे पैरामीटर्स को नहीं देख रहा, बट वो तो सऊदी भी नहीं देख रही। सऊदी को कौन, सऊदी को सिर्फ अट्रैक्शन चाहिए भाई। और कासिमिरो एंड रोनाल्डो इन द सेम टीम, भाई स्वाद आ जाएंगे। देखो जिसको नॉस्टैल्जिया पे
सऊदी को नॉस्टैल्जिया पे ही देखना ना, ठीक है, किसी को नहीं देखना सऊदी को टैक्टिकल लेवल पे, तो ठीक है, तो नॉस्टैल्जिया लेवल पे इससे बेहतरीन डील नहीं हो सकती। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर सऊदी से अगर हम एक बात करें तो अल इत्तिहाद में भाई थोड़ा सा उबड़ खाबड़ चीज हो चुकी है। गलाडो यहाँ पर अल इत्तिहाद को इस सीजन के एंड में छोड़ने वाले हैं और ये बड़ी खबर है, हमें नहीं भूलना चाहिए गलाडो अल इत्तिहाद को ज्वाइन करने से पहले कितनी बड़ी हॉट प्रॉपर्टी थी। ऐसे में यहाँ पर आप कह सकते हो अगर बार्सिलोना में उन्होंने जावी को नहीं रिन्यू करा हो और अगर यहाँ पर बायर्न का अपना जो नंगा नाच है वो अगर खत्म नहीं हुआ हो अभी तक, तो ये दोनों अभी भी इन पे इंटरेस्टेड हो सकते थे। लेकिन जावी का कंफर्म है तो बार्सिलोना नहीं जाएगी, ऑलरेडी उन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और बायर्न की भी अगर हम बात करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली वो भी गलाडो पे नहीं जाएंगे, लेकिन गलाडो को लेके यूरोपियन क्लब्स में डेफिनेटली हाइप तो बननी चाहिए, अगर अभी तक तो नहीं बनी। इसी के साथ यहाँ पर अल इत्तिहाद बार्सिलोना के टर स्टेगन पे लाइन मार रही है भाई। टर स्टेगन का कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक है, लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि टर स्टेगन पे आए दिन, हर रोज तो नहीं, लेकिन जब भी बार्सिलोना थोड़े फॉल बैक पे थोड़ा डाउनफॉल पे आती है या फिर एक बड़ा मेजर सेटबैक होता है, फैन बेस टारगेट तो करते हैं। वो कितना फैन बेस बार्सा का है, कितना न्यूट्रल फैन बेस है, ये भाई तुम ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो, तुम लोग आपस में ज़्यादा बात करते हो। लेकिन अगर टर स्टेगन की बात करें तो टर स्टेगन, देखो लॉजिकली मेरे को लगता है टर स्टेगन बार्सा को नहीं छोड़ेगा। बार्सा को मेरे को लगता है कोई प्लेयर छोड़ना ही नहीं चाहता। और दूसरी चीज मेरे को लगता है कि बार्सिलोना इस समय गोलकीपर वाली पोजीशन पे एज सच इतनी इमरजेंसी से देख भी नहीं रही। लेकिन बात वही है ना, जब पैसा चाहिए होता है और पैसा किसी भी रूप में किसी भी टाइम पे और कभी भी आ सकता है, तो भैया देखो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। और गिवन द फैक्ट कि लेवेंडोव्स्की वगैरह वगैरह इनकी अपनी कहानी चल रही है जो कि सुलझने से दूर की बात है, और भी ज़्यादा गुत्थम चुताई हो रही है वहाँ पे, तो कह नहीं सकते। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब विक्टर रोगे के ड्रामा पे। इस पे पर्टिकुलरली शायद से मैं आज के एपिसोड का टाइटल भी बना सकता हूँ, बार्सिलोना इज नॉट अ जोक भाई। और मैं शायद से एक एजेंडा चला रहा हूँ भाई लेपोर्ता के अगेंस्ट, मेरे को नहीं सुनना भाई, हो सकता है मैं बायस्ड हूं, मतलब क्योंकि कहानियां इस तरीके से भुनी जा रही है ना, कहानियां इस तरीके से सामने आती हैं कि आप उस टेडी बियर को गाली देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब यहां पर कहानी देखो, ऐसा नहीं है कि सोलली बार्सिलोना की गलती है, और मैं बार्सिलोना को तो ले ही नहीं रहा, मैं तो लेपोर्ता और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ले रहा हूं कि क्या मजाक है भाई। मतलब द लेटेस्ट रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी है वो आई थिंक स्पोर्ट की है या फिर HITC किसी इसकी तो है, उन्होंने यहाँ पर ये पब्लिश किया है अपने आर्टिकल में कि, और खुद यहाँ पर शायद से बार्सिलोना के इनसाइडर सोर्सेज ने भी इस चीज को कोट किया है कि विक्टर रोगे को सेल करना उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर कर देगा। 6 महीने पहले खरीदा है भाई उसे, ठीक है, 1 साल पहले डील थी, 6 महीने पहले प्लेयर यहां पर विदा लेके दुल्हन की तरह आया था, और तुमने 30 मिलियन खर्च करे, पहले नहीं दिख रहा था। और अभी रुको, अभी अगर मजाक ये नहीं लग रहा तो इससे पहले और समझते हैं। डेको यहां पर पहले ये चाह रहा था कि विक्टर रोगे को या तो लोन पे सेल करते हैं या फिर उसको लोन पे भेज देते हैं या फिर उसको अल्टीमेटली सेल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर खबर ये आ रही है, बार्सिलोना के एग्रीगेटर सोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे कोट करते हैं कि जावी पर्टिकुलरली विक्टर रोगे को रिलायबल नहीं मानता, और ऐसे में यहाँ पर विक्टर रोगे की जो पोजीशन है वो अपनी पोजीशन को जितना पैसा वो लेगा और उस पर जितना खर्च किया है, इससे बेहतर ये है कि विक्टर रोगे को सेल करते हैं। किस तरीके की प्लानिंग है, किस टाइप की प्लानिंग है? और पर्टिकुलरली ये वही एजेंट है जिसकी चलती है, क्योंकि ये वही एजेंट है जिसने नेमार और बार्सिलोना की डील करवाई थी, तो इस एजेंट का चलता तो है। आप कह सकते हो एजेंट टेढ़ी चीज़ है, हरामी है, निकम्मा है, लेकिन एजेंट अब है तो है, क्या कर सकते हैं। और डेफिनेटली बार्सिलोना को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा ब्राजीलियन मार्केट में, पर्टिकुलरली इसके बाद, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी के साथ यहाँ पर जाओ फिलिक्स को लेके भी अब यहाँ पर जावी यहाँ पर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा, तो जाओ फिलिक्स की डील भी हम परमानेंट होते हुए नहीं देखने वाले। बट कहीं ना कहीं लेपोर्ता और उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, किस तरीके से प्लानिंग है, और वही मैं कह रहा हूँ कि अभी हम ऑलरेडी मई जून में आने वाले हैं, हम समर ट्रांसफर विंडो अभी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है बिल्कुल धड़ल्ले की स्पीड से। और बार्सिलोना में अगर हायर एंड के लोगों की बात करें तो सिचुएशन सॉल्व करने की जगह वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं, खुद भी कंफ्यूज दिख रहे हैं और फैंस का तो चूतिया काट ही रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल का। लेकिन इसी के साथ फिर बात करते हैं 2 गेम्स की। रियल मैड्रिड 5-0 से अलावस को उधेड़ दिया, ठीक है, वाल्वर्दे का गोल आ गया, विनीसियस का गोल आ गया, बेलिंगम यहाँ पर पिचिची के लिए भाई ऑलमोस्ट एंड टू एंड नेक पे जा रहा है, और ऑफ कोर्स आर्दा गुलर का गोल आ गया। और सोशल मीडिया पे काफ़ी बज़ भी है कि लमीन यमाल के गोल से वो 1 गोल दूर है। वैसे 275 मिनट में 4 गोल मारना देखो बढ़िया बात तो है, आर्दा गुलर अपने हाइप को जस्टिफाई तो कर रहा है। लेकिन इस गेम में भाई आप टोनी क्रूज की बात करो, आप कामाविंगा की बात करो, आप बेलिंगम की बात करो, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ऐसे लगता है कि ये टीम प्रिपेयर है चैंपियंस लीग फाइनल के लिए भाई। इस टीम
पे नहीं फर्क पड़ता कि इन्होंने यहाँ पर किस टीम को कैसे बाहर किया है, कोई वो नहीं है, फुल ऑन मोटिवेटेड दिखते हैं, हर एक चीज़ के लिए अपना एवरीथिंग देने के लिए तैयार हैं। मतलब अमेजिंग है भाई। मतलब अगर इस फॉर्म में, इस मेंटालिटी के साथ ही यूसीएल फाइनल में उतर रहे हैं ना, 15 तो अपना है फिर। बट अगेन इसी के साथ अगर टॉटनहम की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर देखो बहुत कुछ स्टेक पता। अब ये मैच में मेरे को इंटरेस्ट पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए आ गया था कि क्या टॉटनहम के फैंस चाहते थे कि यहाँ पर उनकी टीम हारे। होना नहीं चाहिए वैसे ऐसे। मैं चोतले पोगलू भाई से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो उन्होंने चीज़ कहा कि भाई अगर टॉटनहम के फैंस ऐसे हैं तो फिर मेरे को नहीं पता वो कितने डिल्यूजन है। लेकिन अगर इस मैच की बात करें भाई, इस मैच में पहले हाफ में तो शेकी लग रही थी, ठीक है। अब देखो मैच न्यूट्रल अगर होता, मतलब न्यूट्रल गुस्से में तो चाहता था कि ड्रॉ हो जाए, ठीक है। अगर ड्रॉ हो जाता तो फिर लास्ट डे पे हमको देखने को मिलता आर्सेनल वर्सेस सिटी का कि भाई कौन यहाँ पर लेके जाएगा, और मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पर आर्सेनल लेके उठा सकती थी इसको, तो या तो ड्रॉ एक बहुत बढ़िया होता। पर पर्टिकुलरली टॉटनहम को गेम जीतना इसलिए भी था क्योंकि उनके चैंपियन लीग के भी चांसेस हैं अच्छे खासे, अभी भी हैं, जिंदा है, अब तो खैर नहीं है लेकिन इस मैच से पहले थे। सेकंड हाफ की बात करें, देखो सिटी में फिल फोर्डन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लेकिन सिटी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगती है ना वो ये है कि वो जिस तरीके से गेम को, मतलब गेम में से पूरा जहर निकाल लेते हैं ना, पूरा डंक निकाल लेते हैं, कंट्रोल पिदाते हैं। फिर वो आपकी टीम कितनी हाई प्रेस हो, कितनी बढ़िया प्रेस कर रही हो, कितना ही हाई लाइन, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर उन्होंने ठान ली कि गेम के टोन को और गेम की स्पीड को स्लो करना है, जो कि उन्होंने पहले गोल के बाद, मेरे को अभी भी याद है, पहले गोल के बाद पेप गार्डियोला लिटरली इतना गुस्सा था बिकॉज ही वांटेड कि उसकी टीम यहाँ पर दूसरा गोल मारे। बट जैसे जैसे 75-80 मिनट पे हम पहुंचे वैसे वैसे सिटी समझ गई थी कि अब यहाँ पर कंट्रोल लेने की बारी, और उन्होंने कंट्रोल लिया भी। लेकिन एक गलती और लेजिट स्टीव जेरार्ड वाली हरकत हो सकती थी, बट सॉन ने वहां पर चांस मिस कर दिया। मतलब एक प्लेयर टॉटनहम के स्क्वाड से, जो कि आप चाहोगे कि भाई वो सिटी के पूरे होप्स को, ड्रीम को धाराशायी कर सकता है, उसने वो चांस मिस कर दिया 1v1। मतलब और भाई उस पर पेप का रिएक्शन तो उससे भी मजा था। मतलब पेप और सिमियोनी के बीच में मैं कहता हूं 1-1 का स्कोर लाइन हो गया कि कौन ज्यादा आइकॉनिक रिएक्शन दे सकता है हमको मीम्स के लिए। लेकिन इसी में मैच में हमको ड्रामा भी देखने को मिला जब एडरसन को यहाँ पर एक इंजरी स्केयर हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ मिनट तक उसने यहाँ पर रिज्यूम करा, गेम खेला। लेकिन पेप ने जब उसको एज अ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूट करा और ऑर्टेगा को भेजा, ऐसा नहीं कहेंगे कि ऑर्टेगा ने कुछ बॉटल किया, उसने भी काम संभाला ही था, उसने बढ़िया किया था। लेकिन यहाँ पर एडरसन का जो रिएक्शन था भाई, और उस पर 10-15 मिनट तक ध्यान रहा भाई कमेंटेटर्स को और पूरे कैमराज वगैरह का, और जिस तरीके से लात वात मारी लगा के। बट वही यार, टॉटनहम के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, टॉटनहम के साथ इनका पोजीशन स्टाइल बढ़िया है, सब अच्छा है। सिटी को वो हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट या तो पेनल्टी बॉक्स में प्लेयर्स नहीं डाल पा रहे थे, या फिर एक फाइनल पास कहीं ना कहीं मिसिंग था। ऑब्वियसली उन्होंने एक कुलुसेव्स्की ने एक चांस मिस कर दिया, ऑर्टेगा का सेव था, एक चांस उसने वैसे ही बॉटल कर दिया जब वो और किसी को पास दे सकता था। सॉन ने अगर हम बात करें तो उसने एक चांस बॉटल कर दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिटी स्पर्स की जो हाई डिफेंसिव लाइन है, आइडियली तो बढ़िया है, ठीक है, आपका ये प्रिंसिपल है, आपकी फिलॉसफी, आप उस पर खेलते हो, बट उनके पास टीम नहीं है इस चीज़ को सस्टेन करने के लिए। देयर इज़ अ रीज़न कि वो पिछले 16 होम गेम्स में कंसीड करते हुए आ रहे हैं। 16 होम गेम्स में कंसिस्टेंटली उन्होंने हर बार गोल कंसीड किया है, लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है। देयर इज़ अ रीज़न कि चोदले पोगलू भाई की जो फिलॉसफी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर उसको नए प्लेयर्स चाहिए। बट इवेंचुअली यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी ऑलमोस्ट अपना पिछले 7 सीजन में 6ठा प्रीमियर लीग टाइटल जीत रही है। और अगर ये पेप गार्डियोला ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम नहीं बनाता तो मेरे को नहीं समझ में आता कि फिर भाई कैसे आप रैंकिंग कर रहे हो मैनेजर्स की। बट इसी के साथ अगर बात करें बायर्न की, तो भाई बायर्न थक हार के वही ना, सुबह का भूला, शाम को अगर घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। फाइनली यहाँ पर अब वो समझ चुके हैं कि उनका मजाक बन चुका है, उनके चिथड़े उड़ चुके हैं, उन पे मीम्स बन चुके हैं। उन्होंने अपने आप का जितना मजाक और जितना हास्यास्पद, अगर यही वर्ड होता है, और सिचुएशन को बनाना था बना दिया। लेकिन अब वो चाहते हैं कि टुकल ही रुके। ऐसे में बताया गया कि नॉयर और यहाँ पर मुलर, जो सबसे बड़े वॉइस हैं ड्रेसिंग रूम के, वो भी चाहते हैं कि टुकल ही रुके। और टुकल शायद से कहीं ना कहीं अब एक हृदय परिवर्तन हमको होता हुआ दिख रहा है कि वो बायर्न रुक सकता है। देखते हैं भाई, अगर टुकल बायर्न में रुकता है तो एक अलग ही स्टाइल होगा। बट डेफिनेटली मेरे को लगता है कि टुकल अगर बायर्न में रुकेगा तो वो अपनी शर्तों पे ही रुकेगा, और वो मेरे को पता है। वो पहली चीज़ तो है उसको नंबर 6 चाहिए, दूसरी चीज़ ये कि उसका से होगा, और तीसरी चीज़ ये है कि ऊपर बैठे हुए लोगों को बोल देगा कि इज्जत से, है ना, कायदे से जब नेक्स्ट टाइम बात करोगे तो आंख नीचे होके।